नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र वीटा क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज, मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नई समस्याएं। साथियों, चूंकि चैप्टर बड़ा है और आपकी सुविधा के लिए इसको हम 2 से 3 या फिर 4 भागों में बांटेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नई समस्या है। जब हर्ष नई समस्याओं में आज हम लोग पढ़ेंगे अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन ये आप कह सकते हैं कि हर्ष के जो समकालीन हुए कौन थे, वो यात्री हुआन त्सांग थे। ठीक है, और नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। ये पूछा जा सकता है कि उनके समकालीन कौन थे, या जब हर्ष शासन कर रहे थे तो उसके समय में कौन आया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। उस समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर चुका था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में से लगभग 600 वर्ष लग गए। तो भारत के मध्य तक पहुंचने में इसको कितने वर्ष लगे? 600 वर्ष, ये याद रखिएगा। जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके साथ उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश में यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। तो इस्लाम को शक्ति के रूप में भारत कौन लाया राजनीतिक शक्ति के रूप में? तो तुर्क लाए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत बन जाता है। मान लो बहुत छोटा क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे, उनको क्या कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं। तो हमने जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं बताता चल रहा हूँ। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए भारत में। तब भी वे बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से हुआ, आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से बगदाद गए। यहाँ व्यापार संस्कृति संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों में भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। आगे देखते हैं साथियों कि क्या है इसमें। जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं साथ में बताता चलूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। जितनी जल्दी आप इसको कवर कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी, न शासन ने इसका विरोध किया न जनता ने। न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक दलों के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। तो साथियों, ये यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी और अफगान के बारे में। तो लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईसा पूर्व के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण प्रारंभ किए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको मार्क करते चलिएगा। 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी तुर्क था। महमूद गजनवी कौन था? तुर्क था। ये भी मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। इसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ।
हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूलकणों की तरह चारों ओर बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे, उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था। उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उसने पूरी तरह बच गया था। तो महमूद गजनवी से कौन से पार्ट बच गए थे? तो यहाँ पे पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट है, मेंशन करते चलिएगा प्लीज। मैं बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण हो सकता है ये आपके लिए, क्योंकि मैंने ना इसका फॉर्म डाला है, ना मैं हिंदी का छात्र हूँ, कभी मैं हिंदी का छात्र नहीं रहा। सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं वीडियोस कर रहा हूँ और एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये फर्ज भी बनता है। तो प्लीज जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मेंशन करते चलिएगा। इतना समय आपको नहीं मिला है, डेट शीट आ गई है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख ली होगी। तो चलिए, एनीवेज एज योर विश। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। महमूद ने किसको किसको मिलाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने राज्य में सिंध को मिलाया, पंजाब और सिंध को। वह धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। कहां पर विजय नहीं पा सका? कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में उसे भारी हार खानी पड़ी। आखिर धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। मतलब जो आखिरी धावा था, ऐसा कहा जाता है कि उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर, तो ये भी क्या था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। ठीक है। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसकी मृत्यु के 160 वर्ष से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद साहिबुद्दीन गौरी के नाम से एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया। गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उससे पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। ठीक है, जो गजनवी साम्राज्य का अंत करने के बाद जो गजनी आया था, उसने कहां पर? लाहौर पर धावा किया था। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया था। साहिबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और लौटा। इस बार उसकी जीत हुई। 1192 में वह दिल्ली के तख्त पर। कहानी पढ़िएगा, बहुत अच्छी है, पृथ्वीराज चौहान की और महमूद गजनवी की। ठीक है, और इसमें आपको पता होगा कि जयचंद नाम का एक जो शासक था, भारतीय शासक, वो उससे मिल गया था। ठीक है, वो उसकी इंटरनल लड़ाई थी, तो वो बात की बात है, लेकिन ये कहानी पढ़िएगा और इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको देखते हुए। दिल्ली फतेह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत के भी फतेह हो गया, कि बाकी भारत भी फतेह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी लगी, और लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया। जिस रास्ते में वह आया, उसी रास्ते को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था, उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठाने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे पहले, बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग और बहमनी।
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा। राज्य प्रसिद्ध हुए और विजयनगर का राज्य हिंदू। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बढ़ गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। तो कौन सी सबसे बड़ी शक्तिशाली रियासत थी? विजयनगर। इस रियासत और नगर के उत्तर में बहुत से हिंदू शरणार्थी को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत के मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो बाबर ने डाली थी, जो कि तुर्क और मंगोल था। तो साथियों, इसको यही खत्म करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे समन्वय और मिली जुली संस्कृत का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो जी को। तो साथियों, नए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करते चलें। जय हिंद।